अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे शहजाद अनवर फारूकी साहब, फैसल शकील साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद जो दोबारा से उनको गिरफ्तार किया गया 9 मई के केसेस में, और आज जब उनको अदालत लेकर आया गया, किस तरह से उनको लेकर जाया गया था धक्के मारकर बख्तरबंद गाड़ी में, उसकी बात करनी है, अपने पैनलिस्ट के सामने सवाल रखना है। और आज जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली की अदालत में उनको पेश किया गया तो शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाया और कहा कि मैं 5 बार मेंबर असेंबली रहा। SHO अशफाक ने मुझे मुक्के और लातों से मुझ पर तशद्दुद किया, रात भर मुझे सोने नहीं दिया गया, और साथ ही साथ ये भी इंकशाफ किया है शाह महमूद कुरैशी ने कि लाइट्स भी जलाकर रखी गई, बार बार मुझे जगाया जाता था और यहां तक कि मुझे टॉर्चर किया गया जहनी और जिस्मानी तौर पर। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि 2 बार के ये वज़ीर ख़ारजा हैं, इन शख्स के साथ इस तरह का सलूक, और आज सबसे बढ़कर ये कि शाह महमूद कुरैशी अदालत में ये सब कुछ कहते हुए आप दीदा हो गए, आंसू थे उनकी आंखों में, और उन्होंने कहा कि आप कुरान पाक मंगवा लें, मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं कि 9 मई को मैं रावलपिंडी पंजाब में मौजूद ही नहीं था, बल्कि मैं तो कराची में था। मैंने हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, हर जगह पाकिस्तान के लिए सफाइयां दी, और आज मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। सबसे पहले शहजाद साहब, सवाल आपके लिए। शाह महमूद कुरैशी के साथ किया जाने वाला ये मुबैना सलूक पुलिस आखिर क्या मनवाना चाहती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं कि हम एक पुलिस स्टेट में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको पहले सिक्योरिटी स्टेट कहते थे, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये आजकल तो प्योरली पुलिस स्टेट बनी हुई है। और बिलखसूस पंजाब के हवाले से मैं बात करूँगा कि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पुलिस के इख्तियारात जो है वो खुलकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये वो इस्तेमाल है इख्तियारात का कि जो काबिल मज़म्मत है। ये उस तरह का इख्तियार नहीं है जो आप करते हैं मुल्क कौम की खिदमत के लिए या नक्ज़ अमन को बचाने के लिए, चीज़ों को ठीक रखने के लिए। ये तो आप लोगों के पर्सनल एजेंडाज पे बात कर रहे हैं, आप कुछ लोगों की ख्वाहिशात पे काम कर रहे हैं और उन लोगों की ख्वाहिशात पर काम कर रहे हैं। चले, मैं लगे आता हूँ आपको ये भी बता दूँ कि वो जो साहब थे जिनके बारे में मैंने परसों अर्ज़ की थी कि वो अब CM से अब गवर्नर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उन्होंने तो बाकायदा रिपोर्टें भिजवाई अपनी, जो उनके पास जो थे इदारे, उनके जरिए उन्होंने रिपोर्ट्स भिजवाई कि मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती, तो आप मत इलेक्शन करवाएं, हालात ठीक नहीं हैं। अच्छा। वो तो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, नाकाम हो चुके हैं। शहजाद साहब बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। वो तो सारे हरबे नाकाम हो गए हैं। अब देखिए वो गवर्नर बनने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नर बनने की जो कीमत उनके सामने रखी गई है वो चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर इस तरह से यानी पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किया जाता है। मैं बहुत माजरत के साथ, मुझे ये बिल्कुल कल के मनाजर देख के कोई खुशी नहीं हुई थी, और मैं ये कहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी जैसा नस्तालीक आदमी जो है उसके बारे में मैं ये नहीं सोचता कि वो इस तरह के पुरतशद्दद कार्रवाइयों के हवाले से मुलव्वस होगा या उसमें बात किसी तरह से। ये तो अब सबको पता है कि आप एक एजेंडे के तहत जो है वो एक सियासी जमात को, हुकूमत, निगरान हुकूमतें जो है वो कॉर्नर करने में लगी हुई हैं। तो ये तरीकाकार जो है वो एक ही एजेंडा है उनका कि शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन में से माइनस कर दिया जाए, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, इसी तरह से जो बाकी नामवर उम्मीदवार हैं उनको किसी न किसी तरह से इस प्रोसेस से बाहर रखा जाए, या कम से कम उनकी इतनी तज़हीक की जाए कि वो ये सोचें कि इस काम से तो बेहतर है हम सियासत ही छोड़ दें। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये सारी जो पुलिस गर्दी है ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है, और उसके जरिए न सिर्फ आवाम की मुझे लगता है हमदर्दी हासिल हो रही है, बल्कि आवाम के गम और गुस्से में भी इजाफा हो रहा है। और ये चीज़ें जो है मैं बिल्कुल ये गुजारिश करूंगा, हाथ बांध कर ये गुजारिश करूंगा कि ये कोई अच्छी रवायात हम कायम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 2018 में ये हो गया था और ये नहीं होना चाहिए था, ओके फाइन नहीं होना चाहिए था, 2013 में ये हो गया था, नहीं होना चाहिए था। आज आप जो रिवायात कायम कर रहे हैं आप लिख रखिए, ये आपको इसका दोबारा, ये वो कहते हैं ना कि ये बूमरैंग है, ये घूम के एक मरतबा फिर अपना चक्कर पूरा करने के लिए आएगा। तारीख से हमने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है
वो यही है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, और ये हम सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडाज पूरे करते हैं, हम बदला लेते हैं। अगर किसी बंदे ने ये शर्त रख दी थी कि मेरे साथ जैसे 2018 में हुआ था और आप उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, तो इसका नुकसान जो है वो ना सिर्फ आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपकी डेमोक्रेसी बर्दाश्त करेगी, बल्कि आने वाली नस्लें जिनको ये जो देख रही हैं कि हम क्या रिवायात कायम करके जा रहे हैं और आने वाले दिनों में फिर आगे क्या होगा, आप क्या समझते हैं कि ये लोग चीजें ये भूल जाएंगे? ये ठीक है कि लोगों की मेमोरी शार्ट होती है, लेकिन और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल शहजाद साहब, इंटरनेशनल फेस सेविंग के लिए नहीं लगता था पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान के अदलिया के निजाम पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नौशाद साहब, सवाल आपके लिए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म दिया है। ये पुलिस का निजाम आखिर किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए, पुलिस पे तो बात की जा सकती है, अदालती निज़ाम की जहां तक बात है, एक केस उनके खिलाफ दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किए जाने के बाद वहां जो भी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको जो समझ में आई उन्होंने उसके मुताबिक फैसला दिया। मैं उसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। जो ये शहजाद साहब जो बात कर रहे हैं वो बात हर तरह से इसलिए भी दुरुस्त है कि देखिए, ये बात तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि अगर हमने दायरों का सफर को जारी रखना है तो वो तो जारी रहेगा, वो तो चलता रहेगा, लेकिन इन दायरों के सफर से हमें मिला कुछ नहीं है। हमने इससे कोई फायदा नहीं हासिल किया। इससे हमारी रियासत को या पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई फायदा आज तक मिला नहीं है। हमें हमेशा इससे नुकसान ही हुआ है। ये जो बात शहजाद साहब कर रहे हैं, जब हम 2018 की बात करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि 2018 में जो किया गया था वो भी गलत था, वो हाइब्रिड निजाम लाना भी गलत था। अगर आज फर्ज करें कि यही सहूलत किसी और को दी जाएगी तो ये भी गलत होगा। मसला सिर्फ ये है कि इस सारे मामले के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ सियासी जमातों के साथ है। ये सियासी जमातें जो हैं ये भूल जाती हैं कि इनके साथ माजी में क्या हुआ और ये जो करने जा रही हैं इनके बाद इनसे मुस्तकबिल में क्या हुआ। हमें याद है, मुझे वो बातें कभी भूलती नहीं है, जब आप जलसों में खड़े होकर कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के हमने वादा किया था कि चोर और डाकू पकड़कर हम जेलों में डालेंगे और नवाज शरीफ को आज हमने अडयाला जेल में डाल दिया। बेसिक मामला यह है कि ये वही शाह महमूद कुरैशी साहब है जो ये कहते थे और आज खुद वो अडयाला जेल में बंद है। यही हाल इमरान खान साहब का था। इसी तरह से 90 की दिहाई में जो नवाज शरीफ साहब हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हैं वो आपस में दस्तों गिरेबान रहे। फिर उसके बाद 2008 के इंतखाबात के नतीजे में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो लोग पेट फाड़ने की बातें किया करते थे। नवाज साहब कहते थे मैं सड़कों पर घसीटूंगा। उसके बाद बावजूद इसके कि इन दो जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है। देखिए, हमने सियासत का जो मायने बना लिया है वो ये है कि आपने मुखालफत के जरिए, सिर्फ बयानात के जरिए और लोगों को बेवकूफ बनाकर आपने हुकूमतें बनानी है। ये जो मामला है, इस अंदाजे सियासत, इस तर्ज सियासत की वजह से आज आप फिर उसी जगह खड़े हैं जहां से आपने ये सफर शुरू किया था। और ये बात करने का मकसद, जब 2018 का रेफरेंस दिया जाए या 13 का या 2008 का रेफरेंस दिया जाए, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आज जब 2024 के इंतखाबात की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आप वही कुछ कर रहे हैं जो आप इससे पहले करते आए। लेकिन ये सारा कुछ कैसे दुरुस्त हो सकता है? ये दुरुस्त मैं और आप नहीं कर सकते। ये दुरुस्त करेंगी सियासी जमातें जिनके साथ ये होता है और वो खुद एज टूल इस्तेमाल होते हैं। जो 2018 में टूल के तौर पर इस्तेमाल हुए थे वो आज मुसीबत में है। तो आज वाले को ये समझना है कि मुझे ये सिलसिला यहां रोकना है। उन्हें पीटीआई की हिमायत में बात करनी है। उन्हें पीटीआई के खिलाफ होने वाली जितनी भी, जिसे कहते हैं ना, पीटीआई के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर बात करके उसको खत्म कराना चाहिए। ये लोग सामने आएंगे। मियां नवाज शरीफ कहेंगे कि इमरान खान के साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी को तो इनिशिएट करना चाहिए, ना हो, तब ये मामला ठीक होंगे। अगर ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़कर एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहेंगे तो कपड़े फड़वाने वाले भी इंजॉय करते रहेंगे और वो इस अमल को जारी रखेंगे, क्योंकि इस अमल के जारी रहने में उनका फायदा मौजूद है। नौशाद साहब, ये तो तब होता है ना, माजरत, लेकिन नौशाद साहब ये तो तब होता है जब ये सियासत हमारी जो है वो किसी असूल की बुनियाद पर हो रही होती। हमारी सियासत का असूल तो एक ही है कि हम असूल इक्तदार के लिए ये सारे काम करते हैं। जिस वक्त इमरान खान के साथ ये हुआ था, मैं ये तवक्को कर रहा था कि ये बड़ा तारीखी मौका है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं तो वो जिस ग्राउंड को ढूंढती हैं, जो इक्तदार वो मांगती हैं, वो इक्तदार इनको असल में अब मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मौके को जाया किया और उसको इस तरह से बर्बाद किया उस मौके को कि मुझे आइंदा भी अगले 5-10 सालों में भी वो मौका दोबारा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा।
मैं आपको एक बात याद करवाता हूं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की अयादत के लिए नवाज शरीफ साहब गए थे, उन्होंने हाथ बढ़ाया था। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुसलसल कहते रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, ना करें, लेकिन कम से कम मिसाके मईशत कर लें। मुझे वो अल्फाज असेंबली की ईवानों में वो गूंजते हुए आज भी सुनाई देते हैं। मसला ये है, अब फिर मैं ये कहूंगा, इसका मकसद ये नहीं है कि मेरा मकसद सिर्फ इमरान खान को दोष देना है। मेरा मकसद ये है कि ये बेसिकली ये जो रवैया है कि हमने सियासत को हर वक्त हमने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनाया हुआ है, हमने इसको जिंदगी मौत का मसला बना दिया है। दुनिया भर में कहीं पर भी सियासत का ये अंदाज नहीं है। इसकी वजह से हम इस नहज को पहुंच गए हैं कि हमारी हालत यह है कि हमने चोर डाकू की गर्दान की, कुछ नहीं निकला, वो तमाम केसेस फारिग हो गए। हमने अवाम को बेवकूफ बनाया, हमने बयानात की सियासत की। ये मैं अभी की बात बता रहा हूं, ये पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब जो बातें करते रहे उसकी बुनियाद पर ये सारे शकूक व शुबात पैदा हुए। ये सियासतदान खुद शकूक व शुबात पैदा करते हैं। ये सिर्फ मसला ये है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारी सियासत का अंदाज गलत है। हमें जो कारकर्दगी की सियासत है उस पर बात करनी है, हमें लोगों को सहूलत तो नौशाद साहब फिर नून लीग को ये कहना बंद कर देना चाहिए ना कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं। फिर इंतकाम की सियासत किसी को तो यहाँ इनिशिएट लेना पड़ेगा, किसी को तो कहना पड़ेगा कि बस खत्म, यही तो इंसाफ की बात कोई तो करेगा। ठीक है, बिलावल भुट्टो को कहना चाहिए, आसिफ जरदारी साहब को कहना चाहिए, सबसे बढ़कर ये तो नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए जो अब दोबारा से चौथी बार के वजीर आजम बनने के लिए इस टाइम तैयार हैं और इख्तियार की कुर्सी उनका इंतजार कर रही है और तमाम सियासी जमातों के साथ एक के बाद एक इत्तेहाद भी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल फैसल साहब आपके लिए, आलमी मीडिया की सुर्खियों में इस टाइम आ चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके आंसू, जो कुछ उनके साथ हुआ वो सब कुछ। आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो इंतजामिया है, निगरान इंतजामिया, वो क्या करना चाह रही है? इस तरह से तजलील बनती है सियासतदानों की? देखें, सबसे बड़ी बात, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि दो बार रहने वाले वजीर खारजा के साथ आप इस तरह के सलूक कर रहे हैं जो कि माजी में जाता रहा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा है, मुआहदे करता रहा है, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं कि वो अदालत में रो रहा है। एक एसएचओ की हैसियत क्या होती है, उसका क्या रुतबा होता है, ये पॉलिटिकल टूल्स के तौर पर जो है सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं हमारे इदारों को, चाहे वो पुलिस हो गई, चाहे वो अदलिया हो गई, इसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा, वो फुटेज देखी होगी कि किस तरह के बेबसी के हालत में शाह महमूद कुरैशी दिखा रहे हैं कि मैं इस वक्त वो तो शायद कभी सहाफियों के साथ भी तल्ख नहीं हुए, निकल पा रहे, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे भी जा रही है कि किस तरह से जो है वो एक एसएचओ जाता है और धक्के मारता हुआ एक वजीर खारजा है, उसके पीछे जो है कई वोटर्स है, वो ऐसे तो मुंतखब नहीं हुआ था, एक तंजीम का जो है वो अहदेदार है, जो है वो बानियों में से है, उसके साथ ये सलूक इस तरह से किया जा रहा है तजलील आमेज। और जैसे वो बड़ा दहशतगर्द था तो उसे हथकड़ियां बांध कर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में उनके मुरीद हैं। मैं फैसल साहब इसमें ये इजाफा कर दूं कि वो जितने भी वोट लेके कामयाब हुए थे वो उन तमाम वोटर्स की ये तौहीन है, बल्कि वो एक गद्दी नशीन है और उस गद्दी के मानने वाले लोग हैं, आपने उनकी भी तौहीन की और आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कभी पूरे मुल्क में फैले हुए उनके मुरीदान हैं। बड़ी गद्दी है एक मुल्तान की। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है, वो एक पीर खाने से हैं, एक बड़े जो मुरीद है, उनके साथ इस तरह की तजलील आमेज रवैया किया जाए, ये इंतहाई मजम्मत है। मैं आपको कह रहा ये चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था कि पुलिस हर दौर में हमारे हर सियासी पार्टी ने इस्तेमाल की है, पुलिस को अपने मुफादात के तहत इस्तेमाल करते हैं। पुलिस का जो काम है वो पुलिस नहीं करती और अदलिया का जो काम है वो नहीं करती, इसीलिए ये पूरा सिस्टम इस तरह से चल रहा है। आज जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, गुज़िश्ता दौर में नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया था, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ किया गया था। बिल्कुल नौशाद साहब ने सही कहा, हमें जो है वो अपना अंदाजे सियासत जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। हमें अगर मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचना है और कुछ करना है, हमारी मईशत को बेहतर करना है, उसके लिए इक़दामात करने के लिए मिल बैठ के जो है वो काम करना चाहिए। भाई जो होना था वो हो गया, जो
माजी में था, अगर उसी को पीटते रहोगे, सांप गुजर गया तो फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे। आप मुस्तकबिल की तरफ देखें, माजी की तरफ देख रहे हैं, आपस में इंतकामी सियासत चल रही है कि उसने उस वक्त ये किया था, अब उसके साथ जो हो रहा है वो जो है वो जो बोया था वही काटा है। तो ये किस तरीके से, मतलब अब आपको हालात देखना चाहिए। आप पाकिस्तान ये इस तरह के मुतहम्मिल नहीं है सूरत हाल का। अब इलेक्शन करीब हैं और इस तरह से एक सियासी जमात के लीडर के साथ इस तरह से सलूक किया जाए नाकाबिले बर्दाश्त है। ना सिर्फ उनके मुरीदान बल्कि मैं आपको कहूँ उनके वोटर्स वो भी जो है इश्तियाल है, और इसके अलावा उनके जो हमदर्दियाँ रखते हैं और पाकिस्तानी अवाम जो देख रही है, पढ़ी लिखी और अब शऊर जिसमें आ गया है, वो भी आप जाएं इलाकों में, पता करें, देखें। मैं जाता हूं इलाकों में, पता करता हूं तो लोगों की हमदर्दियां जो कि नहीं है तहरीक इंसाफ में, लेकिन उनकी हमदर्दियां इन तमाम चीज़ों से मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का वोटर मजीद जो है वो बढ़ जाएगा, वोट बैंक में इजाफा होगा और जो है वो फिर मुश्किलात हो जाएंगी। मेरा सवाल आपके लिए ये, शहजाद साहब ने असूलों की सियासत की बात की। हमारे मुल्क में तो सियासतदानों का रोना ही यही है कि हमें तो ठीक से सियासत नहीं करने दी जाती, हमें अपना टेन्योर मुकम्मल करने नहीं दिया जाता। यहाँ क्या बात की जाए असूलों की और जमहूरियत की? देखिए, असूल तो अब सियासी जमातों ने तय करने हैं ना। ये नहीं कहा जा सकता, ये कोई बात तो नहीं है कि मुझे अगर कोई काम करने नहीं दिया जा रहा, जो मेरा काम है वो मैं भूल जाऊं और मैं ये कहूं मेरे सामने हर्डल। मैं एक दफा मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बैठकर बात कर रहे थे कि जी मेरे खिलाफ साजिशें होती हैं, तो मैंने उनसे अर्ज की जनाब आपके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो वजीर आजम के खिलाफ साजिश नहीं होगी तो और क्या मेरे खिलाफ साजिश होगी? मैं तो एक इदारे का सरबराह हूं, मेरे खिलाफ इतनी साजिशें होती हैं, दिन रात 24 घंटे हो रही होती हैं। मेरे अपने जो कुलीग हैं जिनको मैं जिसे कहते हैं कि मैं उनके लिए दिन रात एक करता हूं, उनको उनकी बेहतरी के लिए काम करता हूं, वो मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक वजीर आजम के खिलाफ साजिश ना हो? देखिए ये फजूल बातें, ये एक्सक्यूजेज हैं। हर सियासी जमात के खिलाफ साजिश भी होगी, हर सियासी जमात को उसका मुकाबला भी करना है। तमाम सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए और जमहूरी रवैये बनाने के लिए पहले अपने अंदर जमहूरियत लाना होगी। जमहूरियत लाएंगे तो जमहूरी रवैये परवान चढ़ेंगे, और अगर आप में यह हौसला पैदा होगा कि आप दूसरों की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त करेंगे। मैं बारहा यह बात कहता हूं, देखिए 2013 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी चंद वोटों के साथ, लेकिन जो वोट अगर उन्हें 2 करोड़ वोट मिला था तो 2.25 करोड़ वोट मिला था, तो 2 करोड़ वोट जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिला के मिला था। है कि वो जमातें नहीं थी या उनके वोटर्स मौजूद नहीं है। ये जो एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त करना है, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि मैं अकेला जो है वो कहते हैं मिर्जा यार जो है बन के मैं बैठ जाऊं। यही तो फर्क होता है एक डिक्टेटर के अंदर और सियासी जमातों के अंदर, कि डिक्टेटर जो है वो ताकत के जरिए हुकूमत करता है, जबकि सियासी जमातें जो हैं वो अवामी उमंगों के मुताबिक उनकी राय के हिसाब से जो अवाम की तर्जुमानी करते हुए हुकूमतें करती हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो फिलहाल अवाम की तर्जुमानी भी नहीं कर रहे ना, अवामी मुहिम नहीं चला रहे, तो वहां की तर्जुमानी तो फिलहाल चल जाएगी। अभी तो वो अपने बड़े शदीद मसाइल में, मैं आपको क्या खबरें दूं वहां क्या हालात हैं वहां पे, तो इस वक्त वो मसाइल नहीं हमें पता चल रहा है। नौशाद साहब हमें पता चल रहा है, शहजाद साहब मेरे ख्याल से इसको सेकंड करेंगे इस बात को कि फिलहाल नवाज शरीफ साहब का मुकाबला खुद नवाज शरीफ साहब से ही है और नवाज शरीफ साहब खुद परेशान है। नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है इस वक्त उनका मुकाबला, जिनको करके वो आगे चला रहे हैं। अभी तो उनकी ये टिकटॉक आज फिर लाहौर की जो टिकटें फाइनल करनी थी वो आगे चला गया, क्योंकि उनके मसाइल ये है कि उनके सर पे बोझ इतना है चीजों का कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे। क्या बोझ है शहजाद साहब, यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोझ है। देखिए बात ये है कि जब आप एक डील के तहत आते हैं और जब आप ये तय करते हैं कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के इतने लोगों को इसमें एडजस्ट करेंगे, फलां पार्टी के इतने लोगों को एडजस्ट करेंगे, नए लोगों को आप मुस्लिम लीग नून में लाएंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। वो एक बड़ा अच्छा ट्वीट एक दोस्त ने किया है, उसने कहा कि यार मनाने के लिए तो शर्त यही रखी गई है कि आपको इस्तेहकाम पार्टी के घुंघरू बांधने पड़ेंगे। तो मामला ये है कि आपने जो डीलें की हुई हैं, जो तय करके आप आए थे, वो पूरा करना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन है कि वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक टीवी चैनल के मालिक जो हैं उनकी जमात की तरफ से ये कहा गया कि लाहौर में बड़ी पोजीशन खराब हो गई है नून लीग की। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो डील आप करके आते हैं उसको निभाना पड़ता है। ये 2008 नहीं है कि आप परवेज मुशर्रफ से डील करके गए कुछ थे और उसके बाद आप वापस आ गए और आपने कुछ और कर लिया। अब की बार सियासत के और मामलात की डायनामिक्स तब्दील हो चुकी हैं।
लेकिन अब आईपीपी आपको की या तो डिमांड्स वो बहुत करना है, इसीलिए पड़ेगा नून लीग के लिए जो आप फिलहाल बड़ा तय करके मुश्किल आए हो चुका है इनकी थे, या डिमांड्स फिर को आप कुछ पूरा तय ही नहीं करना। करेंगे। हो सकता है खींचातानी की इस जंग में पीपल्स पार्टी जीत जाए या फिर नून लीग, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम हल्के का जिक्र करेंगे, वहां के अवाम क्या कह रहे हैं। मरियम नवाज का हल्का है और अलीम खान उस हल्के से खड़े हो रहे हैं, कौन इस हल्के से जीतेगा, अवाम की राय आपके सामने भी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात की तैयारियां जो कि उरूज पर हैं। माजी में लाहौर की सियासत में नून लीग का एक बहुत अहम किरदार रहा है, बल्कि यूं कहा जाता रहा कि लाहौर नून लीग का गढ़ है। अब हल्का एन 119 में मरियम नवाज बामुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान होंगे, और मरियम नवाज और अलीम खान के ज्यादा वोट किसके लिए हैं? इक्तदार की छीना झपटी में जहां बड़े सियासी बुर्ज आमने सामने होंगे, वहां लाहौर के सियासी माहौल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी के कारोबार से अरबपति बनने वाले अब्दुल अलीम खान का ताल्लुक पश्तून कबीले का किज़ई से है, जिन्होंने 2002 में सियासत में कदम रखा, जबकि मरियम नवाज सियासी सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए खानदानी सियासत का सहारा ले रही हैं। इस हल्के में कौन सी जमात और सियासी रहनुमा जीतेगा, पहले अवाम की राय ही हम जान लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले अवाम की राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर नाजिम मलिक इस टाइम हल्के में मौजूद हैं, वहां उनसे पूछते हैं कि अवाम के जज्बात और उनकी राय क्या है। जी नाजिम साहब। माशाल्लाह इधर बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और भी इनके बहुत जो है ना, इधर जितनी भी बेवाएँ औरतें हैं उनके लिए भी माशाल्लाह उन्होंने बहुत इमदाद लगाई है। यहाँ पे तो अलीम खान साहब भी जो है ना वो उम्मीदवार लग रहे हैं और यही जीतेंगे। अगर हम देखें कि पार्टी वाइज बोलें तो इस वक्त जो है नून लीग, इस टाइम कंपटीशन सिर्फ दो जमातों का है, पीटीआई का है और इसका नून लीग का है, और बाकी जो है पीपल पार्टी का अगर है तो वो सिर्फ सिंध में है, पंजाब में उसका नहीं है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन तो हो नहीं रहा। बहुत से लीडर आए हैं, उन्होंने बातें काफ़ी किया कुछ नहीं, इन्होंने बातें भी की, इन्होंने करके भी दिखाया, इसलिए हमारा वोट शेर को ही जाएगा बस। अब इस टाइम दुनिया में अलीम खान के अलावा हमारी नज़र में कोई इंसान नहीं है। अभी तो मौका ज़्यादा अलीम खान का ही बनता है, अभी तो लोग ज़्यादा यही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मरीम नवाज की तरफ ये कह रहे हैं इस तरफ शेर आना चाहिए। अलीम खान साहब किस पार्टी में, उस पार्टी का नाम का पता है? उस पार्टी का नाम का तो मुझे नहीं पता है, खैर, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंडिया ज़रूर जीतेंगे। अलीम खान साहब वो इलेक्शन हो या ना हो, इस इलाके का, हर इलाके का काम आते हैं। अलीम खान साहब की पार्टी का नाम का आपको पता है किस पार्टी में है आजकल? सर पार्टी नहीं, हम तो उस करैक्टर को देख रहे हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? नहीं जी, मैंने पता। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। चाहिए और हक है, गड़ी छोड़ के ते काम कराए ने, लोगों को बख्शीश भी दी है, पर असं नहीं लेंदे। जिन्नी हुकूमत आई है किसी हुकूमत ने किसी अवाम का कोई नहीं सोचा। आप ये बताएं कि अलीम खान जिस पार्टी में शामिल है, आपको उस पार्टी के नाम का पता है? सर नाम पता हो या ना हो, हमें सिर्फ अलीम खान। बहुत शुक्रिया नाजिम मलिक साहब। सूरत हाल जी हमारे सामने है, पैनलिस्ट के सामने भी है। सर, अलीम खान साहब का मेरे ख्याल से सिर्फ नाम ही काफ़ी है, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम जानने के लिए तो आवाम फिलहाल बिल्कुल बेचैन नहीं है, और किसी किस्म का कोई सवाल का जवाब ये भी नहीं आया कि सर आप भी बता दें कि अलीम खान साहब की पार्टी का नाम क्या है। शहजाद साहब क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैं वैसे तो शख्सियात पे इस तरह से बात नहीं किया करता, लेकिन मैं मजबूरी है, चूंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया है। अलीम खान हो गए या कुछ और पैसे वाले जो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मैटर कर रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनके एक साबिक गवर्नर हुआ करते थे खालिद मकबूल साहब, तो वो जो नया एयरपोर्ट बन रहा था लाहौर के पास, तो वहाँ पे कुछ ज़मीनों का ख़रीदो फरोख्त हुई। अल्लाह बख्शे उनको, शफकात साहब हुआ करते थे जो पहले डीएसपी थे, तो उन्होंने मियाँ शरीफ को उठाया, उसके बाद गिरफ़्तार किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने सज़ा भी भुगती। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनके पास ताकत आई, तो कुछ लोग जो थे उन्होंने लाहौर के इर्द गिर्द ज़मीनों का बड़ा कारोबार किया। जी जी जी, अलीम खान में से कारोबार एक है। की पैदावार, वो सिर्फ अकेले नहीं है उसके बेनिफिशियरी, और भी 2-4 लोग हैं जो कि इस वक्त बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। तो ये सारे वो लोग हैं, ये पैसे के जोर पर आगे आए हैं। इनका ना नजरियात से कोई ताल्लुक है और ना किसी और चीज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा, तो अलीम खान खुद एक ब्रांड है भाई। जिस तरह मलक रियाज एक ब्रांड है, इसी तरह से अलीम खान भी एक ब्रांड है। इसीलिए तो कहा सवाल के शुरू में कि सिर्फ नाम ही काफी है। शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं।
तो उनको वोट मिलेंगे, वो वोट मिलेंगे जहां पे उन्होंने पैसा खर्च किया है, जहां पे उन्होंने काम किया है, तो जरूर मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में जो आप पहले एक ताना देते थे कि बिरयानी की प्लेट पर लोग बिक जाते हैं, तो चले अब उनकी कीमत में कुछ इजाफा हो गया है, तो ये भी इन जैसे लोगों के आने के बाद ही आप समझिए कि लोगों की वोट की थोड़ी सी कीमत लग गई है। पहले तो बिरयानी की एक प्लेट जो 200-250 रुपए की थी वो थी, अब अगर 5-10 हज़ार रुपया एक वोट की कीमत हो गई है, तो मैं तो समझता हूं कि आम लोगों को इसका फायदा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग अलीम खान शायद उस तरह से अपना आप इस हलके में ना मनवा पाए, क्योंकि अगर पीटीआई वहां से कैंडिडेट पुट करती है और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज भी मैदान में रहती हैं, तो ये बेल है ये नहीं चढ़ेगी। इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को और अलीम खान को, जो कि पहले से तय है। अगर वो इनमें से किसी ने अपने मुआहदे की पासदारी ना की तो ये यकीनन इन दोनों के लिए खसारे का सौदा होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये मुआहदा तोड़कर दोनों पार्टियां आगे चल सकती हैं। अगर इस तरह हुआ तो फिर पूरे पंजाब में एक भगदड़ मच जाएगी, जो कि ये इनको अफोर्ड नहीं करते। तो मुझे ये लगता है कि इनके दरमियान बहरहाल आगे चल के कहीं ना कहीं किसी सीट के हवाले से कोई एडजस्टमेंट होगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि अलीम खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, सीएमशिप के लिए वो कैंडिडेट हैं, तो वो कहीं छोटी सीट पर एडजस्ट करेंगे और वो कहीं ना कहीं ले दे के मामला इनके तय हो जाएंगे। ठीक हो गया। नौशाद साहब, मरियम नवाज की सियासी साख कितनी मजबूत है हल्के में, क्योंकि बात तो शुरू हुई थी मोटरसाइकिल से 5,000 से, और उसके बाद जन्नत की टिकट का भी वादा किया गया था और इस तरह से जलसे में लेकर आया गया था। लेकिन ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि आवाम से तो दूर नजर आ रही है मरियम नवाज भी, या यूँ कह लीजिए कि पूरी की पूरी नून लीग। ऐसे में किस तरह से मजबूत कर पाएंगी अपना वोट बैंक, किस तरह से बढ़ा पाएंगी मरियम नवाज अपने हल्के में? देखिए, मैं ये जो जिस हल्के की आप बात कर रही हैं, मुझे इस हल्के की चप्पे चप्पे का मालूम है। अच्छा। मैं जानता हूं, मुझे वहां के तमाम जो अकाबरीन है, सियासी अकाबरीन है, या वहां पे जो वार्ड लेवल के लोग हैं, उनकी सतह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो। मैं खुद इस हल्के का रहने वाला, पहले रहता रहा हूँ इस हल्के के अंदर। अच्छा। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अलीम खान साहब जो है, उन्होंने एक अलीम खान फाउंडेशन बनाई हुई है, और वो उसके जरिए काफी ज्यादा लोगों को, हजारों की तादाद में वो लोग हैं जिनको वो माहाना वजीफा भी देते हैं, उनके मामलात भी करते हैं, फ्री डिस्पेंसरियां भी बनाई हैं उन्होंने। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने हल्के में बहुत काम करने की कोशिश की है, जो उनके हाथ में मुमकिन हुआ, चाहे आप उसको कहें कि अपनी दौलत के सर पर, या सियासत के लिए, या किसी भी मकसद के लिए, उनका जो भी मकसद रहा हो, बहरहाल फलाई काम उन्होंने किए हैं। लेकिन ये जो मसला जिस पे हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो दो उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक पर शहजाद साहब ने आपको बता दिया है कि देखिए, जो अलीम खान साहब है, वो असल में कौमी असेंबली के उम्मीदवार एज सच है ही नहीं, तो हो सकता है कि वो यहां से विड्रॉ करें। अगर उन्हें ये यकीन दहानी करा दी जाए कि जो सूबाई असेंबली की एक सीट होगी वहां पर उनकी, जो कि करानी पड़ेगी, क्योंकि जो 16 नशिस्तों की वादा किया गया था पाकिस्तान तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब होने से पहले आईपीपी के साथ, या जिन लोगों ने ये डेंट किया था, उन लोगों के साथ, तो उन्हें एडजस्ट करना तो है ही, किसी ना किसी सूरत में करना पड़ेगा। अब उसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज नून लीग बना रही है, वो मैं आपको चीजें बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता, मेरे इल्म में है वो चीजें सारी। लेकिन ये जो नून लीग का वोट है ना, मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन नून लीग के वोटर्स जो हैं इस वक्त चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। और नून लीग जो एक वक्त में बैकफुट पे गई थी, वो लाहौर में दोबारा जो है उनकी शक्ल बनती नजर आ रही है। शहजाद साहब मुस्कुरा रहे हैं आपके इस बात पे, यकीनी तौर पे इत्तेफाक मुझे लगता है नहीं करेंगे इस बात से। शहजाद साहब, मुझे समझ नहीं आई। मैं चाह रहा हूँ कि नौशाद साहब जो हैं वो थोड़ा सा ताकत के टीके लगा ले मुस्लिम लीग नून की मुहिम को, तो फिर उसके बाद मैं जरा उनकी ईसीजी करूंगा इस मरीज की कि मुस्लिम लीग नून के वहां पे क्या हालात है। डॉक्टर शहजाद साहब उनको वो कंट्रोल करेंगे। देखिए, बात ये है कि ये जो सियासत है ना, ये जो वोट है, ये पार्टीज की जब बात आती है, ये चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है। जो वोटर है वो अपनी पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, इसी वजह से इनकी इतनी वर्थ होती है। असल में मसला ये है कि ये जो जिन लोगों ने डेंट किया है ना, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़कर आने वाले और कोई भी, मतलब पीपल्स पार्टी से छोड़ के आने वाले और नून लीग, ये एक आम सा तासुर डेवलप हो चुका है हमारे अर्बन एरियाज के अंदर। जो लोटे हैं उनके लिए अपने हलकों में जाना बहुत मुश्किल होगा और आवाम को फेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्हीं लोगों के बारे में मरियम नवाज साहिबा क्या फरमाती थी, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आज वो कुछ और कह रही है उनके बारे में। नहीं, अब तो लोग लोटों को पहचानते हैं। वोटर्स ने तय करना है, वोटर जिसको वोटर जो है ना वो पसंद करेगा और जिसको ना पसंद करेगा,
उसका वो इजहार करेगा 8 फरवरी को। अल्टीमेटली वो सियासतदानों की इस बात पे अब ठीक है नौशाद साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। नौशाद साहब ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। शहजाद साहब नहीं सना मैं एक फिक्रा कह दूं, सिर्फ एक फिक्रा कह दूं कि ये जो एक साहब का गिला था ना कि अब ये लोग हमें पहचानते नहीं, तो उनका गिला दूर हो गया, अब लोग उनको पूरी तरह से पहचानते हैं। ठीक है राजा रियाज साहब की आप बात करें, फैसल साहब नौशाद साहब की बात से आप अग्री करेंगे कि अब जो वोटर और सपोर्टर है नून लीग का वो दोबारा से एकदम से जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है नून लीग के लिए। इससे पहले जो सूरत हाल नून लीग के लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इलेक्शन के करीब आते ही लोग नून लीग की तरफ जाएंगे और अपना वोट 8 फरवरी को नून लीग को देंगे। लाहौर और पंजाब में इस तरह की सूरत हाल होगी, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं ये नहीं देख रहा कि यहाँ पर जो है वो सूरत हाल इस तरह की होगी। हो सकता है कि हो जाए, जैसे नौशाद साहब कह रहे हैं मोबिलाइज हो रहे हैं बिल्कुल, और ये देख रहे हैं कि मोबिलाइज हो जाएं लोग, लेकिन अब लोगों में शऊर आ गया है। इनका साबन स्लो है क्या? आया है और ये चीजें आई हैं तो इससे जो है वो लोगों में शऊर आ गया है, और शऊर जब आ जाता है लोगों में तो फिर वो देख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने लोटों की बात, तो तहरीक इंसाफ से अलीम खान गए तो उनको भी जो है वो यही कहा जाता है, यही लक़ब दिया गया है। तो अगर उन्होंने कुछ खर्चा भी किया है पैसों के बिना कुछ पर, नहीं तो सर, बहुत कुछ मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ किया है। तो वो ये ऐसा कराची में फैसल वाडा ने भी बल्दिया टाउन में किया था, तो क्या बना? पहले उसने जो है वो ग्राउंड बनवाए थे, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, सड़कें बनवाई थी, वहाँ पे पानी लाके दिया था, फिर उसको जो है वहाँ पे लोगों ने वोट दिए थे। तो इस तरह से यहाँ अगर लाहौर में अलीम खान साहब ने किया है तो इस तरह इनको कुछ वोट मिल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो है वो ये सीट निकाल पाएंगे। और वही बात जो कि नौशाद साहब ने भी की और हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी की, साहब ने तो कहा यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे जी, यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे अलीम खान साहब, और वो वजीर आला बनना चाहते हैं तो वो जो है, क्योंकि अभी तक जो हमने सर्वे कराया है ये टैलेंट न्यूज का सर्वे था जो नाजिम मलिक साहब वहां पे करके आए हैं जी, उनके हलके में तो अलीम खान के वोटर और सपोर्टर ज्यादा हैं। मरियम नवाज के लिए थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा टाइम अभी भी है, अगर कोशिश करे तो हो सकता है कि इस चैलेंज को भी कर लें ओवरकम। शहजाद साहब अच्छा सना, देखिए पहले मियां मिठू कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अलीम खान जो है वो वजीर आला बन जाएं, तो अब मियां मिठू के बस की बात तो नहीं रही, तो अब किसी उकाब को या किसी शाहीन के जिम्मे ये काम लगाना पड़ेगा कि वो उनको वजीर आला बनाएं, तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बार बार मैं सुन रहा हूँ ना कि वो जी अब उनका वोटर चार्ज हो रहा है, वो फास्ट चार्जर का जमाना है, लोग तेज से तेज चार्जर मांगते हैं। ये कौन सी जमात है जो अभी चार्ज हो रही है? उनकी मुखालिफ जमातें जो है वो कहीं से कहीं निकल गई हैं, वो अभी चार्ज हो रहे हैं, उनके अभी कैंडिडेट्स का फैसला नहीं हो पा रहा। और भाई आप एक बात को खुले दिल से तस्लीम करें कि एक सियासी जमात जो है वो इनसे मीलों आगे निकल चुकी है। नौशाद साहब कुछ कह रहे हैं। अच्छा नहीं, वो आपकी बात ठीक है, रिजल्ट जो आप जो रिजल्ट आएगा उसके हवाले से आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ग्राउंड पर ही आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो आप समझते हैं ना, ये जो असल में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जो है ना, 2-3 चीजों का इन्फ्लुएंस रहता है जिसकी वजह से ग्राउंड रियलिटीज जो होती हैं वो जरा डिफरेंट होती हैं। हम जब हल्कों में अब जाकर देख रहे हैं या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, 2 तरह के वोटर्स होते हैं। एक वो वोटर है जो अपनी जमात के साथ इंटैक्ट है या नहीं है, और दूसरा वोटर है साइलेंस वोटर। जो अपनी जमात के साथ हैं उनमें बाज वोटर्स ऐसे होते हैं जो फॉर सम रीजन जमात के साथ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं एक्टिवली नहीं खड़े होते। नौशाद साहब ये वो साइलेंट वोटर होते हैं जो कहते हैं कि देगे और बिरयानी किसी और की, मोटरसाइकिलें किसी और से, वोट किसी और नहीं नहीं सना बस ये देखिए कि आप दुआ करें कि एक दफा ये साइलेंट वोटर जो है वो निकल के इस दफा जो है वो पोलिंग स्टेशन तक आ जाए, तो ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। नहीं देती है, मजे की बात ये है, दिलचस्प बात ये है, लेकिन मसला ये नहीं है। आप ये बिरयानी शिरानी की बात से कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल है आप 4 बंदे यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कभी बिरयानी के लिए वोट दिया होगा या आपके इर्द गिर्द को बंदा बिरयानी के लिए वोट देता है। ये फजूल बातें हैं जिनको फैलाकर जिन पे बातें करके पाकिस्तान की तारीख सर मैंने लाहौर की गलियों में इलेक्शन सर्वे किए हैं, ये इस तरह वोट नहीं दिया जाता, ये फजूल गुफ्तगू है। यही तो गुफ्तगू है जिसने हमारा यहाँ पे हमें इस हाल को पहुंचा दिया है कि हमने ये इल्जामात लगा कर उल्टी नौशाद साहब हमारे गाँव और देहात
गुजरात के लोग इतने मासूम हैं कि कल का सर्वे आपके सामने था जो लाड़काना में हम लोगों ने किया था, वहां पर आवाम क्या कह रहे थे आपने भी सुना? हमने भी सुना कि हमें आप जिसको कहेंगे हमारे अबाउदाद जहां जिसको वोट देते रहे हमने भी सना मुझे 1 मिनट दीजिएगा। बिरयानी की प्लेट पे वोट देंगे नहीं ना सना। ये मैं सिर्फ नौशाद साहब की खिदमत में एक गुजारिश कर दूं, संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, एक संजीदा मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका इस बहस में मत पड़िए। देखिए बात क्या है, बात यह है, मैं मेरी बात सर हमारे पाकिस्तान में ना अफसोस के साथ जितनी गुर्बत है ना, उनके लिए संजीदगी ये बिरयानी की प्लेट है। यकीन करें, ये दुख के साथ मुझे भी कहना पड़ रहा है और ये सबको पता है कि हमारे करीब। मैं बिरयानी की बात को आप छोड़ दें, चले मैं और बात करता हूं और आप उस बात से बखूबी आगाह हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के पास एक डायरी है भाईजान 80s की दहाई से। अच्छा। और उन्होंने लोगों के नाम लिखे हुए हैं और आगे ये लिखा हुआ है कि इसका क्या क्या काम किया है। मैं एक बंदे को जानता हूं जो MNA बन गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसने कोई काम कहा मियां साहब को और मियां साहब ने उसको ना कर दी, वो बड़ा गुस्से में आया, उसने गिला किया तो मियां साहब ने डायरी निकाली, उसने कहा मैंने तुम्हारा वो काम किया था 85 में, फलाना काम किया था 88 में। तो मियां साहब के पास तो भाई पूरा पूरा हिसाब किताब है, उनके पास तो उन लोगों के मैं मतलब अब नाम नहीं लेना चाहता भूलते नहीं है, इसीलिए इंतकाम की सियासत की भी बार-बार वो बात करते हैं, साहब की बार-बार बात करते हैं। उनके हवाले से शाम को लोग जो है वो खुद उनके घर पहुंच जाते थे। ओहो इससे क्या फर्क पड़ता है यार, ये सब करते हैं, ये आप भी करते हैं, आपके इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं आप उनके साथ इसी तरह बात करते हैं। ये क्या बात? मैं नहीं करता सर, माजरत के साथ, मैं माजरत के साथ मैं नहीं करता सर, नहीं। मैं अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं नहीं करता और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, इधर बैठ के बात कर रहा हूं। एक बंदा सामने लाएं जो ये कहे। शाहजाद साहब ये पैमाना नहीं होना आप चाहिए। जनरल बात कीजिए, मेरी बात ना कीजिए आप। पता नहीं मुझे तो, मैं तो हैरान हूं। देखिए हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कौम के मुस्तकबिल की बात हो रही है, इसमें कुछ संजीदा बात होती है। हम जो बात कर रहे हैं उसको हमें समझना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है नौशाद साहब, सवाल आपके लिए। अलीम खान साहब, जो प्रॉब्लम है वो जुजियात में है। डेविल लाइज इन द डिटेल्स। किस चीज की डिटेल्स? कि किसी के पास डायरी है और किसी के पास नहीं है, ये क्या डिटेल्स हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है शाहजाद साहब? कोई का किसी का काम करने का तरीका। भाई आपने एक कल्चर 80 की दहाई में परवान चढ़ाया नौशाद साहब, आपने एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ाया जिसमें आपने वोटों के एवज लेन देन किया। आपने उन लोगों को आगे लाए, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया, गैर जमाती बुनियादों पर आपने इलेक्शंस करवाए, आपने उन लोगों को आगे किया जो गली मोरी और थाने कचहरी की सियासत करते थे। नहीं किया था 2018 से पहले, क्या त्यारे नहीं उड़े थे, क्या पटे नहीं बनाए गए? मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। जब आप कहते हैं कि एक पार्टी जो है वो अंगड़ाई ले रही है, वो जिंदा हो रही है, वो वापस आ रही है, ठीक, तो मैं बुनियादी तौर पर कुछ हकायक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मेरी आपकी जाती बहस तो है नहीं। बुनियाद पर इख्तिलाफ करेंगे ना यार, डायरियों की बुनियाद पर तो आप इख्तिलाफ नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे कि नहीं वोटर चार्ज नहीं हो रहा, उसकी कोई लॉजिक देंगे। मैंने आपसे ये अर्ज की कि मैं जहां जा रहा हूं, मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं, जिन हलकों में मैंने विजिट किया है या मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की है, ठीक है। सियासी लोग भी हैं, गैर सियासी लोग भी हैं वहां। नौशाद साहब, शाहजाद साहब, यहीं से इस बहस को शुरू करेंगे, इसी बात से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक मुझे अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की बरसी पर बड़े बड़े दावों के साथ अपनी पार्टी का मंशूर भी पेश कर दिया। ये 10 नुकाती मंशूर है जो कि पूरी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सामने रखा है अवाम के, और मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए उनके पास जो तजावीज़ हैं उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम गौर कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी यानी कि कर सकती है, वो कोई और दूसरी सियासी जमात नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम 5 साल में तनख्वाहें डबल कर देंगे अगर हमारी हुकूमत आती है तो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लिए 300 यूनिट पूरे पाकिस्तान में मुफ्त सेहत कार्ड का निज़ाम। इसके अलावा और भी बड़े बड़े दावे किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने। भूख मिटाओ प्रोग्राम भी पेश किया है बिलावल साहब ने और कहा कि जियाले तैयारी पकड़ लें क्योंकि 8 फरवरी को अब दमादम मस्त कलंदर होगा। सवाल सबसे पहले फैसल साहब आपके सामने, लाड़काना में 54 साल से, नवाब शाह में 44 साल से और कराची में 34 साल से, सिंध में 15 साल से दमादम मस्त कलंदरी तो हो रहा है। क्या अवाम के हालात बदले?
बदले हैं हालात। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो अपना मंजन बेचा है। मैं तो ये समझता हूँ कल जो उन्होंने नुकात बता दिए हैं, 300 यूनिट ये देंगे, ये नौजवानों को कार्ड बना के देंगे और ये हेल्थ कार्ड बना के देंगे, ये किसान कार्ड बना के देंगे, ये जो है वो बेघरों को जो है वो घर और जमीनें देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम का मंशूर इनसे पूछ लें कि जो माजी में इनके मंशूर थे वो कितने % जो है वो इन्होंने किए पूरे। उसमें जो है सिंध की हालत देख लें आप। 15 साल से तो यहाँ पे हुकूमत है, ये तो मैं देख रहा हूँ 15 साल से कि इन्होंने किस तरह से लूट मार का बाजार गर्म किया है, किस तरह से मतलब यहाँ के कराची हैदराबाद के साहब जो सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है ना कि रोटी कपड़ा और मकान इनके मंशूर का कितना अव्वलीन हिस्सा, और वही छीन लिया पीपल्स पार्टी ने। रोटी भी छीन लिया, वहां से कपड़ा भी छीन। ये तो जुल्फकार भुट्टो साहब ने कहा था ना, रोटी कपड़ा और मकान। इतने साल गुजर गए, किसको मिल गया रोटी कपड़ा और मकान, बल्कि छीन लिया गया है। अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी के हवाले से ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं इन्होंने, हाँ बिल्कुल जी नौशाद साहब क्या पॉइंट आपने सामने रखा? पूरा नहीं हुआ नारा, इसलिए लग रहा है मुसलसल ना होगा कभी। जी फैसल साहब। अच्छा हाँ, वो रोटी कपड़ा और मकान वो कहाँ मिला है? आप सिर्फ और सिर्फ जो है आपने अपने पूरे मंशूर में कोई माशी पॉलिसी नहीं बताई है। आपने मुफ्त बताया है कि मैं मुफ्त ये दूंगा, मैं मुफ्त ये दूंगा, मैं मुफ्त ये दूंगा। भाई कहां से दोगे? अपने घर से दोगे क्या? क्या है आपके पास? मतलब आपने मुल्क के पास कुछ छोड़ा नहीं है। जो है वो आपको मार का बिजली के रेट बढ़ाने है पर मुसलसल मजबूर कर रहे हैं। आप 300 फ्री यूनिट्स की बात कर रहे हैं। भाई किस दुनिया में रहते हैं ये? तो ये तो फिर नौशाद साहब, हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं कि बेचारे अब जो है वो मासूम भोले अनपढ़ लोग जो हारी हैं, जो इनके गुलाम हैं, वो तो शायद ये सुन के जो है वो खुश हो जाएंगे। नहीं है 300 यूनिट वाली बात तो मुझे भी सुनकर हजम नहीं हुई थी, क्योंकि इससे पहले आईपीपी ने भी, अलीम खान साहब ने भी, आप बताइए ना कैसे दे सकते हैं और कहां से दे सकते हैं? क्या अपने घर से देंगे? दिलचस्प बात यही तो बात है, ये कहां से प्रैक्टिकल है ही नहीं, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। बिलावल का भूख मिटाओ प्रोग्राम आपको कितना कामयाब लगता है? बोला था मेरे ख्याल में ना। हाँ जी देखिए, ये जो 300 यूनिट वाली बात है, ये तो हमजा शहबाज ने अनाउंस किया था और उसके बाद ये टर्न डाउन कर दिया गया था। इसी तरह से हेल्थ कार्ड जो है ये तो पीटीआई ने, नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था, फिर पीटीआई ने अनाउंस किया। ये जो बाकी दावे हैं वो सारे वो हैं जो उन्होंने वो कर दिए हैं जिस तरह के पीटीआई ने दावे किए थे कि इतनी नौकरियां मिलेंगी, इतने घर मिलेंगे। भाई 30 लाख घर 5 साल में बनाने का मतलब यह है कि आप 50,000 घर सालाना तैयार करेंगे। 50,000 सालाना घर तैयार करने के लिए आपको 1600 समथिंग घर रोजाना की बुनियाद पे तैयार करके देने। 30 लाख घरों की बात कर दी है। अब आप मुझे बताइए, ना पाकिस्तान में इस लेवल की वर्कफोर्स है, ना ही इस नौयत का। आप यकीन कीजिए, जब तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया था तो उनको एक शख्स बरतानिया से बुलाना पड़ा था जिसने आके ये बताया था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा यहाँ के तामीराती सेक्टर के अंदर और मैं बड़ी अरबों रुपए, पता नहीं कितने 100 अरब का वो मामला है। ये इस तरह नहीं होगा यहाँ पे। और नौजवानों को जो बेरोजगार होंगे घर बैठे 1 साल तक उनकी माली मदद, इज इट प्रैक्टिकल? नहीं, हमारी मदद ये तो हालत ये है कि वो रोजगार की बात कर रहे हैं, डबल तनख्वाहों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपके पास तनख्वाहें देने के लिए आप पैसे नहीं है, डबल करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नौशाद साहब कि यहाँ पे केडीए केएमसी में जो है वो हालत देख ले, 2-2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। लोग परेशान हैं, उनके पास तो तनख्वाह नहीं है, आप कहां से डबल करके देंगे? वसाइल है नहीं और आप जो है वो बातें करने पे खर्च नहीं आता। बड़ा एम्फोसिस किया था बिलावल साहब ने तालीम सबके लिए। सिर्फ हम तालीम उठा के जिंदगी सिर्फ देख लेना। 40 लाख बच्चे जो हैं ये प्राइवेटाइज, वहाँ के स्कूल्स की सूरत हाल देख लें। वहाँ पर जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख लें। बांध लीजिए कि ये सारे सियासी शोबदाबाज हैं। ये आपको कुछ नहीं देना चाहते, ना ये आपको तालीम देना चाहते हैं, ना ये आपको सेहत की सहूलियात देना चाहते हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनको जब बीमारी होती है इनका इलाज बाहर होता है। जिस दिन आप इस मुल्क में एक कानून ले आएंगे कि किसी आदमी का आइंदा 3 साल के लिए इलाज बाहर नहीं होगा,
किसी का बच्चा जो है वो अगर स्कॉलरशिप की बुनियाद पर तो बाहर जाए तो जाए, अगर उसको फुली स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप वाला अगर कोई कोर्स मिलता है तो करने चला जाए, अदरवाइज कोई बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। मैं देखता हूं आपके मुल्क का तालीमी निजाम कैसे ठीक नहीं होता और आपके जो हेल्थ का सेक्टर है वो कैसे बेहतर नहीं होता। बुनियादी तौर पर बात सिर्फ इतनी है कि पैसे खर्च करने, अकाउंटेबिलिटी हो जाए ना तो मेरे ख्याल से हमारे मसले आधे हल हो जाएं। कहना है देखिए ये सारा मंशूर वो है कि जो आपको भिखारी बनाता है, ये आपको रोजगार के मौके नहीं देता। भाई आप यहां पर सरमायाकारी लाएं। सरमायाकारी कब आएगी? जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मुस्तहकम होगा, जब आपकी अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। अगर ये दो काम आप नहीं कर सकते तो बाहर से पैसे नहीं आएंगे। सर हमें तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान का मुआशी निजाम लगा रखा है और कुछ लोग जो ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं आप उनको भी खराब करते हैं। और सर नौशाद साहब आप तीनों के लिए सवाल यह है कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान का मुआशी निजाम नाकारा हो चुका है, सर इसको हम सुन रहे हैं और इसको सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये मॉडल जो है ना ये सिर्फ एक अशराफिया को सपोर्ट करता है, इसकी जो फायदा है वो सिर्फ इससे पहले आप भी 12 प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके कि हमने डिफॉल्ट का नाम पाकिस्तान के लिए आज तक नहीं सुना था। तो अच्छाई की बेहतरी की उम्मीद आपको कहां से नजर आ रही है जबकि इलेक्शन की शफाफियत पर इतने सारे सवालात खड़े हो रहे हैं? शहजाद साहब देखिए मैं आपको वही गुजारिश कर रहा था कि जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं करेंगे, कोई बंदा बाहर से पैसे नहीं लाएगा। और जब तक बाहर से पैसे नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता कि यहां पे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आप लोगों को फलां कार्ड के जरिए ये देना चाहते हैं कि उनको एक साल तक के लिए उनको बेरोजगारी अलाउंस मिलेगा या फलां को 300 यूनिट मिलेंगे। आप लोगों को इस काबिल क्यों नहीं करते कि वो अपना बोझ खुद क्यों ना उठा पाए? ऐसा काम क्यों नहीं करते कि बजाय इसके कि आप उसको खाना दे दें, आप उसको मछली पकड़ना सिखाएं ताकि वो मछली पकड़कर खुद रोज पकाना शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आने वाले टाइम में दुआई की जा सकती है कि अब इलेक्शन का टाइम चूंकि बहुत करीब रह चुका है, सियासी जमातें जो अपने मंशूर सामने रख रही हैं एक के बाद एक, उन मंशूर पर अगर वो इक़्तिदार में आ जाती हैं सियासी जमातें तो अमल भी करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर साहब, नौशाद अली साहब बहुत शुक्रिया, फैसल शकील साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।